नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, तो वहीं सत्र से पूर्व पत्रकार बंधुओं से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 29 जुलाई यानी कि सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने फरवरी में अपना बजट पारित किया था, तो वहीं मानसून सत्र में पहली अनुपूरक मांग पत्र में पेश की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र की शुरुआत के मौके पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का, जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह
देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए उन पूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हुए कहा है कि प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। श्रद्धालु यात्रा के दौरान प्रशासन का पूरा सहयोग करे जिससे कि यात्रा सुचारू रूप से पूर्ण हो। आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर और क्या कुछ कहा है। देवादिदेव महादेव का पावन मास श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जग विख्यात है। पूरे देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर भारत में इस दौरान शिव भक्त महादेव के अनुष्ठान में लीन होकर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के साथ अपनी असीम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के श्रद्धालु जनों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान में रखना होगा। मैं सभी श्रद्धालु जनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा। हम लोग भी शिव भक्त हैं। महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक खेलों को लेकर बात की और साथ ही मनु भाकर को मेडल जीतने पर बधाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ओलंपिक का प्रारंभ हुआ है और भारत ने 170 खिलाड़ियों का एक दल भारत की ओर से 117 पहले से स्टार्ट करता हूं। 26 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ है और 2024 के ओलंपिक में भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उसमें से 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में हमारे खिलाड़ियों पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कुल मिलाकर 95 मेडल हमारे 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में है। खास करके विशेष बात यह है और मैं सबसे पहले अभिनंदन भी देना चाहूंगा हमारे मनु भाकर को, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा है, भारत का गौरव बढ़ाया है। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हमारी मनु भाकर ने खेलो इंडिया के तहत उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा कि देश को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है तो हमें बच्चों में, यूथ में रहे हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। नेशनल गेम्स का आयोजन करना होगा, तब जाके देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इस बजट में भी 900 करोड़ से अधिक आवंटन खेलो इंडिया में करा गया है। हमारी मनु भाकर ने भी खेलो इंडिया से उन्होंने अपनी कैरियर चालू करी थी। खेलो इंडिया में खास करके 2 प्रकार के इनिशिएटिव महत्वपूर्ण है। एक है कीर्ति प्रोजेक्ट। कीर्ति प्रोजेक्ट के तहत युवाओं में टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का कार्यक्रम चल रहा है। सारे देश में ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करके जिसमें स्किल है, अच्छा खेलते हैं, स्किल के टैलेंट है, कंपटीशन में आगे है, ऐसे हमारे प्लेयर को हॉस्टल में रख के अच्छी ट्रेनिंग देके, अच्छे कोच देके उसको तैयार करा जाता है। वैसे ही मनु भाकर के लिए भी तैयारी हुई थी और खेलो इंडिया के तहत टॉप्स के द्वारा, यानी कि
ऐसे खिलाड़ी जो टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, यानी कि उसको जो टैलेंट है जिस खिलाड़ियों में उसको टारगेट करना है, उसको विशेष ट्रेनिंग देनी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारे 117 प्लेयर ओलंपिक्स में गए हैं, ये सभी को टॉप्स के तहत आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, यानी कि उसको बेस्ट कोचिंग दिया गया, उसको विदेश के कोच की आवश्यकता होगी तो विदेश के कोच हायर करा गया, उसका खर्च टॉप स्कीम के तहत करा गया। उसको विदेश में ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जो हमारे 117 प्लेयर है, सभी को ये योजना का लाभ मिला है। उसमें उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हुए हमारी मनु भाकर है, उसको जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजी गई थी। हमारे प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं कोच के लिए कि मुझे ये कोच चाहिए, ये विदेशी कोच चाहिए, तो विदेशी कोच के लिए भी टॉप्स के तहत भारत सरकार के तहत खर्च करा जा रहा है। इसलिए हमारा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लेवल पर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है और अच्छा परफॉर्म भी करा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एशियन गेम्स में 124 खिलाड़ी थे जिन्होंने 42 मेडल जीते थे। एक खिलाड़ी खेलो इंडिया से निकले थे, यानी कि खेलो इंडिया आज भी और अगले दिनों में भी भारत के खेल को आगे बढ़ाने में, हमारे बेस्ट खिलाड़ी को निर्माण करने में, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में और देश और दुनिया में हमारे प्लेयर अपना नाम रोशन कर पाए और देश को गौरव प्रदान करें, उसके लिए भी खेलो इंडिया बहुत उपयोगी होगा। और आज जो ओलंपिक्स चल रहा है, आज के दिन में 34 खिलाड़ी आज यानी कि 29 को कंपटीशन में उतरेंगे। उसमें आर्चरी में धीरज, तरुणदीप और प्रवीण आज आर्चरी की कंपटीशन में खेलेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में वुमेन्स में रमिता जिंदाल आज खेलेगी और मैन में अर्जुन बबूता, ये दोनों आज शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग दोनों हमारे खिलाड़ी आज खेलेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग, भारतीय लोग, चीयर फॉर भारत हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे प्लेयर को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं। और हम सब लोग आज मनु भाकर को भी विशेष अभिनंदन देते हैं। आपने भारत का नाम रोशन करा है ओलंपिक्स में, और आपकी आने वाली 2 इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रही है। उसमें मिक्स एयर पिस्टल में आप सर्वजोत के साथ खेलेगी और तीसरी आपकी इवेंट है 25 मीटर एयर पिस्टल में। दोनों इवेंट में आपकी सफलता के लिए हम शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। वहीं क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान के 2 दिन के दौरे पर शनिवार को टोक्यो पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने उनका स्वागत किया।
आपको बता दें कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 29 जुलाई को है। विदेश मंत्रालय में आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चारों देशों के विदेश मंत्री क्वाड एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और अब तक हासिल की गई सभी उपलब्धियों का जायजा लेंगे। वहीं विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा, आगे आपको सुनवाते हैं। और मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान के साथ हमने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया और लोकसभा के अंदर तो देश के इतिहास में 29 की 29 सीटें जीत करके मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि मध्य से बजट के अंदर जो 2024-25 A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. Supply chains are a particular focus for resilience, just as we push for trusted and transparent digital partnerships. The march of technology has also acquired extraordinary proportions, holding possibilities of the very manner in which we live, think and act. In a sense, we are in the midst of a re-globalization. At the same time, it is only our collective endeavors that can proof the international system against disruptions, man-made or natural. But we have significant additional responsibilities as well. As political democracies, pluralistic societies and market economies, there is the key question of upholding a rules-based order. It is only our collaboration that can ensure that the Indo-Pacific remains free, remains open, stable, secure and prosperous. The commitment to doing global good that we have all undertaken has a resonance far beyond this region. It is therefore essential that our political understanding strengthens, our economic partnerships grow, our technology collaborations expand, and our people-to-people comfort intensifies. Our meeting should send a clear message that the Quad is here to stay, here to do, and here to grow. दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर की दुखद घटना पर पूर्व लोकसभा सांसद जयाप्रदा ने एक वीडियो संदेश साझा किया है। गौरतलब है कि इस घटना में 3 छात्रों की जान चली गई थी। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने दिल्ली की इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा। 3 यूपीएससी के स्टूडेंट आज हमारे बीच में नहीं रहे। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के वजह से बच्चों की जान चली गई। यह हादसा बहुत दुखद है। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य थे। उनके बस एक ही सपना था कि पढ़ लिखकर उस मुकाम तक पहुंचना है जिसे उनके माता पिता ही नहीं, समाज को उन पर गर्व हो। आखिर उनके मौत का जिम्मेदार कौन है? इस घटना के जिम्मेदार किसे माना जाए? स्थानीय लोगों के शिकायत के करने के बावजूद भी नाले की कोई सफाई नहीं हुई। इसके लिए दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। और जिस परिवार से अपने बच्चों को खो दिया हो, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूं, इस दुख की घड़ी में उन परिवार को हिम्मत दे। ओम शांति। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।